अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब सुहेल हाशमी जी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आएँ और उर्दू कहानी पर अपना उद्बोधन दें। तो मंच पे उपस्थित सभी दोस्तों और आप सब जो यहाँ आए, तो जाहिर है इस सम्मान उत्सव के लिए आए हैं, जो आजकल के वक्त में बहुत बेबाकी से किए जाने वाले काम को शनाख्त करने और पहचानने का उत्सव है। और मैं तो ऐसे ही बीच में कुछ दखल अंदाजी करने आ गया हूँ। तो मुझसे दोस्त बादल सरोज ने कहा था कि इस कार्यक्रम में मैं आ जाऊं और यहाँ पर किसी विषय पे बात की जाए। तो उस बातचीत में कि हम काहे पे बोलें, क्या बोलें, तो ये कुछ विचार हुआ कि हम उर्दू की कहानी पे बात करें। ये उर्दू शॉर्ट स्टोरी के बारे में नहीं, उर्दू की कहानी क्या है। और उसमें असल में उसका प्रोवोकेशन ये है कि मैंने कुछ काफ़ी समय से जो हमारे देश के हालात हैं उसमें और तमाम चीज़ों के साथ भाषाओं के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, और ख़ास तौर से जो मेरी मादरी ज़बान है उसके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ की गई हैं। ख़ास तौर पे ये कि ये मुसलमानों की ज़बान है, ये उसके बारे में कहा गया, और ये कहा गया कि ये विदेशी ज़बान है। तो इस सवाल को लेके हमने एक फ़िल्म बनाई थी 100 मिनट की। उस ज़माने में बनी थी जब भारत सरकार ऐसी फिल्में बनवाया करती थी। तो भारत सरकार ने तो वो फिल्म बनवा ली, पर वो फिल्म किसी को दिखाई नहीं गई, वो डिब्बों में बंद है अभी तक। तो अब मुझको जहाँ मौका मिलता है मैं उस फिल्म के बारे में बात करता हूँ और उस फिल्म का मकसद क्या था। तो उससे जुड़े कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो शायद उन तमाम सवालों से जो आपके सामने रोज़ उठाए जा रहे हैं उनके बारे में एक ज़रा सा हट के एक नज़रिया आपके सामने रखेंगे। और ये किसी लेवल पर भाषा का जो व्यापक सवाल है उससे भी आप देखेंगे कि उस नज़रिए के अंदर उर्दू कहाँ फिट होती है। तो मेरा मानना यह है कि उर्दू का जो विकास हुआ है, उस भाषा का जिसको आजकल हम उर्दू कहते हैं, उसके विकास की जो कहानी है वो पिछले 700 साल के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की कहानी है, कम से कम उत्तर भारत के बड़े हिस्से में। सेंटर उसका, केंद्र उसका दिल्ली था, पर एक बहुत बड़े एरिया, बहुत बड़े इलाके का इसने अहाता किया। और मैं कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करूँगा जिनके मिलने से ये ज़बान डेवलप हुई है। मुझे लगता है कि हाँ, चलिए, ये मामला अटक गया था। तो मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि ये कहा जा रहा है, जो मेरे नज़र से गलत है, कि ये मुसलमानों की ज़बान है और ये कि ये विदेशी ज़बान है। इस ज़बान का जन्म इस सब कॉन्टिनेंट में, इस बर्रे सग़ीर में हुआ, और आज तक इस सब कॉन्टिनेंट में, उपमहाद्वीप में ही
बोली जाने वाली ज़बान है, या वो लोग जो यहाँ से गए हैं कहीं और बस गए हैं वो इस ज़बान को बोलते हैं। इसके अलावा इस ज़बान को बोलने वाले कहीं और नहीं हैं। अगर ये मुसलमानों की ज़बान होती तो दूसरे इलाके के मुसलमान भी इसे बोल रहे होते। दूसरे इलाके में पाकिस्तान शामिल नहीं है, वो तो कल तक हमारा था। उसके बाहर के लोग ये ज़बान बोल रहे होते, लेकिन कहीं और के मुसलमान ये ज़बान को नहीं बोलते। और हिंदुस्तान के बहुत सारे मुसलमान भी ज़बान को नहीं बोलते। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उड़िया, असमीज़, बंगाली और कश्मीर, इन सब की ज़बान उर्दू नहीं है। उर्दू एक छोटे से खित्ते की ज़बान थी। तो इसको मुसलमानों की ज़बान क्यों और कैसे बनाया गया, सवाल की तरफ हम लौटेंगे। पर इसकी शुरुआत कैसे हुई उसको अगर हम कुछ देख लें तो शायद इस सवाल की तरफ लौटने की ज़रूरत भी पेश ना आए। अगर हम उर्दू के जन्म से कई हज़ार साल पहले लौट जाते हैं तो गौतम बुद्ध का समय, महावीर जैन का समय, आज से 2500 साल पहले का समय, उस वक्त दो भाषाओं का जिक्र हमको मिलता है। एक संस्कृत और दूसरी विभिन्न प्राकृत। प्राकृत एक नहीं थी, कई प्राकृत थी। अगर आप इन दो शब्दों पर गौर करें, संस्कृत का मतलब होता है एनरिच्ड और प्राकृत का मतलब होता है या परिष्कृत, और प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल। तो कुछ लोक भाषाएं थीं जो आम तौर पे जनता बोला करती थी, जिसमें वो अपनी बातचीत करते थे, आचार विचार का आदान प्रदान करते थे। वो आम लोगों की भाषाएं थीं और संस्कृत थी। हमको बताया जाता है कि संस्कृत देव भाषा है। और इस सवाल, और ये बहुत व्यापक तौर पे ये बताया जाता है, किताबों में लिखा हुआ है। हम में से बहुत सारे लोग इस सवाल के बारे में सोचते नहीं। ये हमको मालूम है कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी शुरुआत लोक नृत्यों से हुई है, और लोक नृत्य सैकड़ों हजारों साल में विकसित होकर शास्त्रीय नृत्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। जितना भी शास्त्रीय संगीत है उसकी शुरुआत लोक संगीत से है। जितनी भी शास्त्रीय कलाएं हैं सारी दुनिया में, उनकी शुरुआत लोक कलाओं से हुई। और यही बात भाषा के बारे में भी सत्य है। अगर हम ये मानते हैं कि होमो सेपियन वो प्रजाति जिससे हम सब लोग हैं, हालांकि से कुछ को देख के लगता है कि वो उस प्रजाति के नहीं हैं, पर ख़ास तौर से आजकल जिनका कुछ वर्चस्व ज़्यादा है, पर वो भी होमो सेपियंस ही हैं। तो होमो सेपियंस जो आज से 70,000 वर्ष पहले अफ्रीका में जन्मे थे, हम उनकी संतानें हैं। और जितनी भाषाएं हैं उनकी शुरुआत वहाँ 70,000 बरस पहले हुई थी। वो किसी भाषा जैसे नहीं लगते थे। वो अजीब तरह की वोकलाइजेशंस थी जो चिंपैंजी करते हैं, गुरिल्ला करते हैं, ओरंगुटान करते हैं। और ये तीनों प्राइमेट्स ये अपने चेहरे के हाव भाव से भी बहुत कुछ व्यक्त करते हैं। वो भाषाओं की शुरुआत थी और दुनिया भर की सारी भाषाएं वहाँ से विकसित हुई। भाषाओं की इस लंबी यात्रा में बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद
जिसे हम निजी संपत्ति कहते हैं, उसका जन्म होता है और उसके लगभग उसके साथ ही भगवान की कल्पना का जन्म होता है और फिर भगवान के ऊपर उन लोगों का कब्जा हो जाता है जो निजी संपत्ति के मालिक हैं। और तब ये कल्पना पैदा होती है कि ये भगवानों की भाषाएं हैं। अरब में अरबी होली लैंग्वेज है, रोमन्स कहते थे रोमन होली लैंग्वेज है, और हिंदुस्तान में कहते हैं संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स। लेकिन अगर आप मानवता के विकास का इतिहास देखेंगे तो ये साफ समझ में आएगा कि एक फुल्ली डेवलप्ड लैंग्वेज अपने आप पैदा नहीं हो सकती, जिसका ग्रामर, सिंटैक्स, वोकैबुलरी सबका सब पूरी तरह विकसित हो। ये एकदम ऐसे उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर हम इस बात में विश्वास करते हैं कि बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म से, एमीबा से ह्यूमन बीइंग्स का विकास हुआ है और दुनिया में जो कुछ है वो एक लंबी विकास की प्रक्रिया से गुजर के आज की स्थिति में पहुंचा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ तो विकास की एक प्रक्रिया से गुजरे लेकिन भाषा पकी पकाई आ जाए। ये कहना कि ये सारी भाषाएं जो हम हिंदुस्तान में आज बोलते हैं ये संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं, ये असल में विकास के चक्र को उल्टा चलाने की प्रक्रिया है। और वैसा आजकल भी हो रहा है। जब हिंदी भाषा के कुछ विद्वान हमसे कहते हैं, उनसे एक दो से तो मेरा काफ़ी झगड़ा भी हो गया था, जब उन्होंने कहा हिंदी और अन्य भारतीय बोलियां, तो मैंने कहा बोलियों से आपका क्या अभिप्राय है? कहने लगे जैसे मैथिली, अवधी। मैंने कहा हिंदी के पितामह तो भीड़ के हिंदी के तो पितामह तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और मैथिली का रिटन लिटरेचर 2000 साल पुराना, तो मैथिली हिंदी की बोली कैसे हो गई? वो हिंदी की परनानी तो हो सकती है, वो उसकी बोली नहीं हो सकती। ये वही प्रक्रिया है जो चल रही है, जिसको, और ये मैं जो इतना बड़ा मैंने प्रीफेस आपके सामने रखा है वो इस कारण से कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जब गौतम बुद्ध और महावीर जैन इन दोनों ने ये निश्चय किया कि वो ब्राह्मणवाद का जो पूरा समाज की रचना थी उस पे सवालिया निशान लगाएंगे, तो वो सवालिया निशान उन्होंने संस्कृत में नहीं लगाए, वो सवालिया निशान उन्होंने प्राकृत में लगाए, क्योंकि उनको बात करनी थी आवाम से और उन्होंने आवाम की ज़बान में बात करने के लिए आवाम की ज़बान चुनी। महावीर जैन के बारे में तो मुझको नहीं पता, लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में तो ये रिकॉर्डेड है, जो उनकी बहुत सारी जातक कथाएं हैं उनमें एक में ये रिकॉर्डेड है कि उनके पास कुछ ब्राह्मण गए जो बौद्ध गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित थे, और उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि आप इतनी गहन बातें करते हैं, इतने गंभीर सवाल उठाते हैं, तो ये बातें हम इनको संस्कृत में लिखना चाहते हैं। और गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो प्राकृत में ही लिखी जाएगी, और स्क्रिप्ट उसकी पाली होगी, पाली लिपि में मेरी बातें लिखी जाएंगी, संस्कृत में नहीं। क्योंकि अगर ये एक बार संस्कृत में लिख दी गई तो उन लोगों की पहुंच के बाहर चले जाएंगी जिनको आप संस्कृत पढ़ने नहीं देते। ये वो प्रोसेस थी जिसने पहली बार ये संभव किया कि स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, अध्यात्म से जुड़े हुए सवालों पर आप
आम लोगों की भाषा में बात कर सकें। वरना तो ब्राह्मण संस्कृत में बोलते थे और उसकी व्याख्या आम लोगों की ज़बान में हो जाती थी, और व्याख्या ब्राह्मण करते थे और लोगों को पता नहीं था कि संस्कृत में क्या क्या लिखा है और व्याख्या क्या की जा रही है। आजकल भी यही होता है और हर मज़हब में हो रहा है। पोप लैटिन में पढ़ के उसका ट्रांसलेशन बताता है, किसको क्या पता है लैटिन में क्या लिखा हुआ है। मौलवी साहब अरबी में पढ़ के उसका तर्जमा बताते हैं कि ये लिखा हुआ कुरान शरीफ में, किसको पता है। संस्कृत के श्लोक पढ़ के आप उसका कुछ भी मतलब बता दीजिए, अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आपको क्या पता है। तो जब पहली बार प्राकृत में, और बहुत सारी प्राकृत थी, उनमें जब ये बातें होने लगी तब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया समाज में, जिसने ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत लंबे समय के लिए कमज़ोर कर दी। और ईसा का काल के शुरू होने से 600 साढ़े 600 साल पहले से लेके और आदि शंकराचार्य के समय तक को लगभग 1500 वर्ष ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। 10वीं शताब्दी के बाद उसको दोबारा आदि शंकराचार्य ने जब अद्वैत का पूरा अभियान शुरू किया तब उसको कुछ जगह मिली। पर ये समय था जिसमें ये भाषाएं विकसित हुईं, और ये भाषाएं थीं कारीगरों की भाषाएं, मज़दूरों की, किसानों की, जुलाहों की, मूर्तिकारों की। वो लोग इन भाषाओं में बात करते थे और इस दौरान हमारी कलाएं विकसित हुईं, क्योंकि इस वक्त कारीगर ब्राह्मणवाद के प्रभाव क्षेत्र से निकल गया था। इसी दौरान बहुत सारी भाषाएं विकसित हुईं जिनको लिंग्विस्ट लाइक सुनीति कुमार चटर्जी, इनको बहुत सारी अपभ्रंश पैदा हुई। अपभ्रंश का मतलब तो आप जानते हैं, गिरी हुई जबान, फॉलन लैंग्वेजेस। संस्कृत थी भगवानों की भाषा, अपभ्रंश गिरी हुई भाषाएं थी, क्योंकि वो जनता की भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी। बहुत सारी अपभ्रंश विकसित हुई और 10वीं शताब्दी तक एक अपभ्रंश जो गुजरात से बंगाल तक फैली हुई थी, जिसका नाम शोरसेनी था, वो इस पूरे इलाके में फैली हुई थी। उस शोरसेनी से आज की गुजराती, पंजाबी, मराठी, मालवी, हड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, बंघेलखंडी, रोहिलखंडी, मैथिली, बंगला, अहोम, ये सारी ज़बानें उससे निकली। दिल्ली के आसपास भी ऐसी ही एक उसी शोरसेनी की एक रूप यहाँ पर बोला जाता था। दिल्ली में, दिल्ली के आसपास हरियाणा में, इस इलाके में भाषा बोली जाती थी 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी के 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास कुछ नया होना शुरू होता है। खैबर को पार करके कुछ लोग हिंदुस्तान आते हैं। ये वैसे तो बाहर के लोग थे, पर ये हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ जानते थे। सम्राट अशोक के काल से, सम्राट अशोक ने कंधार तक अपना राज फैलाया था। बामियान में अशोका की मूर्तियां बनाई थीं, बुद्धिज्म वहां तक फैल गया था। तो उनको इस देश के बारे में कुछ पता था। ये लोग यहाँ आना शुरू करते, उनको पता है कि बहुत उपजाऊ ज़मीन है, पानी है, और वो सूखे इलाके के लोग थे और वहाँ रोज़ मारकाट हो रही थी। और वो जो कई बार हारे हुए लोग पहाड़ पार करके इधर आ जाते थे और यहाँ उनको रहने बसने की जगह मिलती थी, वो लोग आए। अब उत्तर भारत में 4 जगहों पे कुछ ना कुछ नया होना शुरू होता है, 4-5 जगहों पर। यहाँ से भोपाल से खजुराहो ज़्यादा दूर नहीं है, सब नहीं तो कुछ न कुछ मेजॉरिटी तो आप लोग खजुराहो गए होंगे।
खजुराहो के लोग यहाँ हैं तो वो सपोर्ट करेंगे जो बात मैं कह रहा हूँ। खजुराहो में आपको गाइड्स मिलेंगे जो 5-5 विदेशी भाषाएं बोलते हैं, और बहुत तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ यात्रियों से शादियां कर ली हैं और अब उन्होंने गाइड का काम बंद कर दिया और जापानी और चीनी और कोरियाई फूड के रेस्टोरेंट खोल लिए हैं। आप आगरा जाएं तो वहाँ भी आपको गाइड मिलेंगे 3-3, 4-4 विदेशी भाषाएं बोलने वाले। उस ज़माने में लोग साइट सीइंग के लिए तो नहीं आते थे, व्यापार के लिए आते थे, धर्म प्रचार के लिए आते थे, या युद्ध करके अपनी एम्पायर बनाने के लिए आते थे। स्कॉलर्स भी आते थे, सूफी भी आते थे, और वो पैदल सफ़र करते थे और रास्ते में सराय हुआ करती थी और वो सराय पर रुकते हुए आते थे, और सराय के मालिकों ने इन मुसाफिरों से उनकी भाषाओं के कुछ शब्द सीखे और उनको अपनी भाषा में इस्तेमाल करना शुरू किया। और इस तरह अगले कई 100 साल में मुल्तान और पंजाब में एक भाषा विकसित हुई जिसे हम सराइकी कहते हैं, सराय की भाषा। और पंजाब के जितने बड़े सूफी थे, बाबा बुले शाह और वारिस शाह और ये तमाम लोग, सचल सरमस्त, इन्होंने जिस भाषा में अपनी कविता की है वो सराइकी है, सराइकी भाषा में लिखा है उन्होंने। सराइकी भाषा में पंजाबी है, सिंधी है, मुल्तानी है, पश्तो है, दरी है, पख्तून है, तुर्की है, इन सब भाषाओं से मिलके वो सराइकी भाषा बनी। व्यापारी आते हैं, मान लीजिए एक ईरान से आता है कालीन लेके और वो कालीन बेच रहा है दिल्ली के बाज़ार में या भोपाल में या कानपुर में, कहीं भी। जिसको बेच रहा है उसे तो फारसी नहीं आती, सौदा कैसे होगा, बार्गेनिंग कैसे होगी, मोल तोल कैसे होगा। बहुत सारे लफ्ज़ फारसी के हमारी बाज़ार की भाषा बन गए। तराजू फारसी है, वज़न फारसी है, गिरा फारसी है। वो जो नोट लगती है कारपेट में, कारपेट की तो गिराहों से काउंटिंग होती है ना, सो मेनी नोट्स पर इंच, गिरा का लफ्ज़ फारसी से, गिरा लग गई, जिससे सालगिरह होती है। बहुत सारे ऐसे शब्द हमारी रोज़मर्रा की बाज़ार की भाषा का हिस्सा बने। इन लोगों के हिंदुस्तान आने से पहले हम बड़े बड़े पत्थरों से निर्माण किया करते थे। ये लोग गारे और टूटे जो पत्थरों का मलबा होता है उससे कंस्ट्रक्शन करते थे। ये वो टेक्नोलॉजी लेके आए। उनके साथ चूने की भट्टियाँ आईं, भट्टियाँ चलाने वाले लोग आए, चूना ढूंढने का और उसको पकाने की जो पूरी टेक्नोलॉजी थी वो आई। चरखा वहाँ से आया, उससे पहले हमारे पास चरखा नहीं था, और जब तक चरखा नहीं था तो महीन सूत नहीं था, और जब तक महीन सूत नहीं था जब तक मलमल नहीं था। खड्डी वहाँ से आई, कागज़ वहाँ से आया। इन सारी चीज़ों ने हमारी पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी उस ज़माने के कारखानों में जो बनता था उस सब की शक्ल बदल दी, और बहुत सारे लफ्ज़ जो इन चीज़ों में इस्तेमाल होते थे वो हमारी भाषाओं का हिस्सा बन गए। और फिर फौज में कमांडर तुर्की बोलते थे, फारसी बोलते थे, दरी बोलते थे, पख्तून बोलते थे। सिपाही अवधी, मैथिली, भोजपुरी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हड़ौती, पंजाबी, सिंधी, ये सारी भाषाएं बोल रहे थे, क्योंकि वो वहाँ से बड़ी बड़ी फौजें लेके नहीं आते थे, उनके पास तो थोड़ी सी फौज होती थी। फौज तो दुनिया भर में किसान का बेटा होता है, वो यहाँ भर्ती कर लिए जाते थे। इन सब की भाषाएं अलग अलग
और ऑफिसर्स की भाषा अलग अलग, कम्युनिकेशन कैसे होता। तो फौज के कैंप में एक भाषा विकसित हुई जिसे बाद में लश्करी कहा गया, फौज के लश्कर की जबान। मिसाल के तौर पे तीर, ये हिंदी का शब्द नहीं है, फारसी है। कमान फारसी है। उसने, जिसने कमान संभाल ली किसी एक मोर्चे के ऊपर, वो कमानदार होता था, जिससे अंग्रेजी का लफ्ज़ कमांडर बना। टू टेक कमांड, वो कमानदार था। बेतहाशा लफ्ज़ ऐसे थे जो फौज के कैंप के अंदर इस तरह मिक्स हुए। एक जगह थी जहाँ सूफियों के अड्डे थे। सूफी आए अपना संदेश लेके कि सारे इंसान बराबर हैं वगैरह वगैरह, और लेकिन वो तो फारसी में था, उसे समझाएंगे कैसे। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने मोस्ट फेवरेट शागिर्द अमीर खुसरो से कहा, अवाम की ज़बान में लिखो ताकि हमारी बात उन तक पहुँचे। और तब अमीर खुसरो ने लिखना शुरू किया। वो कव्वाली आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, विच इज़ अस्क्राइब टू हिम, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। छाप क्या है? जो लोग बहुत नमाज पढ़ते हैं ना, उनके माथे पे गट्टा आ जाता है, और जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो टीका लगाते हैं। तो मेरे महबूब से मेरी नज़रें मिली और वो माथे का छाप और टीका दोनों गायब हो गए। तो ये सूफियों का मैसेज था, और ये सब का सब आवाम की ज़बान में कहा जाने लगा 13वीं शताब्दी से। और एक जगह और थी, अलाउद्दीन खिलजी जो अमीर खुसरो का कॉन्टेम्परेरी है, उसने एक सिलसिला शुरू किया। वो हर साल 1 लाख इनाम बांटा करता था अपने फौजियों को, अफसरों को, जो बड़े बड़े नोबल्स थे उनको, जो विदेशों से जो सफ़ीर आते थे, अम्बेसडर आते थे उनको, जो अलग अलग इलाकों के उसके सरदार थे, उन सबको वो साल में एक दिन कुछ इनाम दिया करता था। इनाम में जुब्बा व दस्तार मिलता था। दस्तार तो ये पगड़ी, और जुब्बा एक हाफ स्लीव का कुर्ता होता था। जो आम सिपाही होता था उसको खद्दर का मिलता था, उसके ऊपर वाले को मलमल का मिलता था, उसके ऊपर वाले को रेशम का मिलता था, उसके ऊपर वाले को रेशम जिसमें चांदी के कुछ धागे होते थे, उसके ऊपर वाले को किमखाब का मिलता था। साथ में उनको कमरबंद मिलते थे, पगड़ियाँ मिलती थीं वगैरह वगैरह वगैरह, और उसमें लगाने के लिए पेशकब्ज़ मिलते थे, डैगर्स मिलते थे, तलवारें मिलती थी, उन पे नक्काशी होती थी, प्रेशर स्टोन्स लगे होते थे वगैरह वगैरह। इस सब के लिए उसने कारखाने बनाए, जहाँ पे सैकड़ों कारीगर सारे साल काम करते थे। और ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा था। चमड़े पे काम करने वाला और लोहे पे काम करने वाला एक साथ नहीं बैठते थे, उनकी तो जातियाँ अलग अलग थी। कपड़ा बुनने वाला और बढ़ई का काम करने वाला साथ काम नहीं करते थे, जातियाँ उनकी अलग होती थी। लोहार और सुनार इकट्ठे काम नहीं करते थे। ये जो बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स बनी जिसमें सैकड़ों मजदूर इकट्ठे काम करते थे, पहली बार ये हुआ हिंदुस्तान में। और ये सब के सब कारीगर अपनी जो भी उनकी कला थी उसकी शब्दावली लेके आए और उसने मिक्स होना शुरू किया। और इस हद तक मिक्स हुआ कि फिरोज तुगलक ने 15वीं शताब्दी में
कुतुब मीनार में रिपेयर करवाई। कुतुब मीनार के ऊपर की जो एक मंजिल थी उस पर कई बार बिजली गिरी थी, वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई थी। तो फिरोज तुगलक ने उसको उतरवा दिया, उसकी जगह 2 नई मंजिलें बनी। इसलिए आप लोगों ने, आपको याद होगा, ऊपर की 2 मंजिलों में संगमरमर का इस्तेमाल है। वो फिरोज तुगलक की इंटरवेंशन है, पहले नहीं था। उसमें एक कारीगर काम कर रहा था जिसने एक खिड़की की एक सिल बदली, वो टूट गई थी, उसने वो सिल बदली। वो पढ़ा लिखा स्टोन मेसन था, उसने अपना नाम लिखा और अपना पेशा लिखा, राम प्रकाश संगतराश। संगतराश 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में पत्थर के कारीगर अपने आप को संगतराश कहने लगे थे। संग इस पत्थर, इन फारसी, तराश पत्थर तराशने वाला, संगतराश। इस तरीके से ये भाषा मिक्स हो रही थी। ये वो भाषा है जो उसके बाद जिसने, मेरा टाइम खत्म हो गया ना, तो नहीं, ये अब इस भाषा ने ट्रेवल करना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने अपने कुछ गवर्नर, कुछ सरदार अपने गुजरात भेजे कि वहाँ का इंतज़ाम देखो तुम। ये लोग गए, साथ में इनके घर के जितने भी नौकर चाकर थे वो साथ लेके गए। ये लोग गए दिल्ली से। दिल्ली में उस वक्त जो ज़बान बोली जाती थी वो हिंदवी कहलाती थी, उसे ज़बान देहली भी कहते थे। ये उस ज़बान को लेके गए। मालिक तो तुर्की बोलता था, ये लोग हिंदवी बोलने वाले थे। हिंदवी गुजराती से मिक्स हो गई और एक नई ज़बान पैदा हुई जिसका नाम गुजरी बना। और 14वीं सदी के जितने सूफी हैं गुजरात के, बहुत सूफी थे वहाँ पर, उनकी सारी की सारी कविता गुजरी में है, जो गुजरी और हिंदवी का मिक्सचर है। ये फिर अहमद शाही रूल फैला और बाद में वो जो दक्कन में बाहमनी किंगडम बनी और फिर वो बाहमनी किंगडम टूट के 3, 4, 5 टुकड़ों में अलग हुई। ये भाषा जो दिल्ली से गुजरात गई थी वो महाराष्ट्र से होती हुई दक्कन पहुंच गई। ये जो अहमद शाही थे और उसके बाद फिर वो बाहमनी किंगडम और फिर बाहमनी किंगडम के कोलैप्स के बाद, और इस सब इलाके में ये ज़बान फैल गई। और वहाँ पे इसने गुजराती से, मराठी से, तेलुगु से और कन्नड़ा से वर्ड्स लिए और वो हिंदवी में मिलना शुरू हुए, ज़बान हिंद में मिलना शुरू हुए। दिल्ली के ऊपर तैमूर ने हमला कर दिया। जैसे ही तैमूर ने हमला किया तो बाहमनी किंगडम जो अब तक 5 टुकड़ों में बंट चुकी थी, उन्होंने कहा हमारा दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, हम आज़ाद हैं। ये जिसको हम सेंट्रीपीटल टेंडेंसी कहते हैं वो नई नहीं है, बहुत पुरानी। उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और जो पहला काम उन्होंने किया, उन्होंने कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन ख़त्म कर दी और हिंदवी को, जो अब दक्कनी कहलाई जाने लगी थी, उसको अपनी कोर्ट लैंग्वेज बना लिया। और इब्राहिम आदिल शाह और कुली कुतुब शाह हिंदवी में शायरी करने वाले पहले शायर बने। ये सब यहाँ हो रहा है दक्कन में। दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में तैमूर के हमले के बाद तैमूर अपने कुछ असिस्टेंट बिठा गया, उन्होंने 40-50 साल राज किया। उसके बाद लोदी आए जो राजधानी को आगरा ले गए। वहाँ पर आखिरी लोदी को बाबर ने हरा दिया। राजधानी आगरा में रही। हुमायूं दिल्ली लेके आया, फिर दोबारा आगरा चली गई और फिर शाहजहां के वक्त तक आगरा में रही। मुग़ल कोर्ट ने ख़ास तौर से अकबर के इन्फ्लुएंस में ब्रज भाषा को प्रमोट किया बहुत। अकबर के कोर्ट में
ब्रज भाषा के 3 बहुत बड़े विद्वान थे, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और फैज़ी। अकबर के सारे बेटों ने, सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ने और सारे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन ने ब्रज भाषा सीखी। और आपको ताज्जुब होगा, औरंगज़ेब ने ब्रज भाषा में प्रेम काव्य लिखे। तो ये हमको जो औरंगज़ेब के बारे में पढ़ाया जाता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसने एक्चुअली लव पोइट्री लिखी ब्रज भाषा में, अपनी उस बेगम के नाम जो औरंगाबाद में दफन है। तो और अकबर ने ट्रांसलेशन ब्यूरो बनाए संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेट करने के लिए और फारसी से ब्रज भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए। और जितने बड़े बड़े ग्रंथ थे दोनों धर्मों के, वो इस तरह ट्रांसलेट हुए। ये ट्रांसलेशन ब्यूरो जो बाद में अंग्रेज़ों ने शुरू किए थे वो अकबर के वक्त से चल रहे थे। लेकिन ये भाषा जैसे हिंदी भी कहते हैं, उसको कोई कोर्ट की सपोर्ट नहीं थी, दिल्ली के कोर्ट की कोई सपोर्ट नहीं थी। वो दिल्ली लौट के आई 17वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के शुरू में वली दक्कनी की कविता के साथ। उस वक्त तक दिल्ली में बड़े बड़े शायर थे, फारसी के महाप्राकांड विद्वान हातिम, आरजू, आबरू, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदल। और ये सब मानते थे कि कोई ढंग की बात फारसी के अलावा किसी और भाषा में की ही नहीं जा सकती। और फिर वली दक्कनी की पोइट्री पहुंची और सडनली सबकी आंखें खुल गई। और फिर ये चेंज होना शुरू हुआ कि ये ज़बान जब वो दक्कन से दिल्ली पहुंची तो दिल्ली वाले उसे रेख्ता कहते थे। रेख्ता का मतलब होता है खिचड़ी भाषा। अपभ्रंश याद है? वहाँ भी जो सत्ता में थे उन्होंने जनता की भाषा को गिरी हुई भाषा कहा था। यहाँ भी जो सत्ता के करीब थे उन्होंने उस भाषा को जो गली बाज़ार मार्केट यहाँ विकसित हुई थी उसको खिचड़ी भाषा कहा। कोर्ट की लैंग्वेज फारसी ही बनी रही जब तक मोहम्मद शाह रंगीले का वक्त नहीं आ गया। उसके वक्त में उर्दू को लाल किले में पहली एंट्री मिली और उर्दू में पहला फरमान 1857 में जारी हुआ बहादुर शाह जफ़र के सिग्नेचर से, जिस आधे में उर्दू लिखी हुई थी और आधे में हिंदी। और इस फरमान में दिल्ली वालों से अपील थी कि अंग्रेज़ जो साजिश कर रहे हैं उससे होशियार रहो, आपस में मत लड़ो, हमारी यूनिटी से ही हम इनको हरा सकते हैं। ये पहला फरमान था जो उर्दू में जारी हुआ। तो इन वेरी ब्रीफ दिस इज द स्टोरी ऑफ उर्दू अप टू 1857। उसके बाद क्या हुआ है और उस दौरान क्या हो रहा है, बल्कि एक्चुअली वली दक्कनी की शायरी दिल्ली में पहुंचने के बाद जो परिवर्तन हुए हैं भाषा के स्तर के ऊपर और समाज के स्तर के ऊपर, जो इसके साथ साथ हो रहे थे, वो एक अलग बहुत लंबा विषय है। मैं नहीं समझता कि मैं आप लोगों को और ज़्यादा इससे बोर कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।